अब इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है और वह है इन बाधाओं को दूर करने के उपाय। बड़ा सरल उपाय सबको मालूम है, बहुत सरल है। मीन्स ऑफ रिमूविंग हिंड्रेंसेस टू आइडियल सिटीजनशिप। क्या है विषय? मीन्स यानी उपाय, मार्ग। मीन्स यानी मार्ग। आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय हैं? सबसे पहला, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आर्थिक तंगी, अशिक्षा और जातिवाद, ये हमारे यहाँ सबसे मुख्य कारण हैं, सबसे मुख्य बाधाएं हैं। यदि इसमें आदमी को शिक्षित कर दिया जाए, समाज का अधिकतर वर्ग शिक्षित हो जाए, तो वो अपने जीवन यापन के लिए समुचित आर्थिक व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आर्थिक समस्या से काफ़ी कुछ उबर सकता है। और यदि शिक्षित है तो जातिवाद की जो पकड़ है उसके मन में, वो भी कमज़ोर होगी। एक शिक्षित व्यक्ति जाति के प्रति उतना समर्पित नहीं रहता जितना कि अशिक्षित या गैर शिक्षित। तो इसलिए सबसे बड़ा उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा के द्वारा ही हम सांप्रदायिकता जैसे संकीर्ण विचार को, इस भावना को दूर कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम क्षेत्रवाद की भावना को दूर कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम ये जो भ्रष्टाचार जो है उसके प्रति लड़ सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा सबसे अहम है। उचित शिक्षा प्राप्त शिक्षित नागरिक आदर्श नागरिक बन सकता है। तो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण कदम जो लिया जा सकता है, आदर्श नागरिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आदर्शवाद पैदा करने के या आदर्श नागरिकता की भावना डालने के लिए, वह है शिक्षा का प्रचार प्रसार। दूसरा उपाय है अध्यापकों के द्वारा उनको अपनी भूमिका निभाना। यानी अध्यापकों का जो दायित्व है वे आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उससे बच्चों को अवगत करें। एक अध्यापक के नाते मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि शिक्षा के मार्ग में क्या बाधाएं हैं और साथ ही साथ इन बाधाओं के कारण भी बता रहा हूँ। ऐसा करते हुए हम अध्यापक लोग ये कोशिश करते हैं कि आने वाला जनरेशन ये जाने कि देश की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का समुचित इलाज क्या है। तो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है वह है अध्यापकों के द्वारा छात्रों को आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली समस्याओं से अवगत कराना। इसीलिए ये अध्याय जो है नागरिकता का अध्याय, ये आपके कोर्स में इसीलिए जोड़ा गया है कि पूरे भारत के समस्त स्कूलों में ये अध्याय पढ़ाते हुए उस कक्षा के लाखों करोड़ों बच्चे नागरिकता क्या है ये जानेंगे, नागरिकता आदर्श कैसे हो सकती है ये जानेंगे और इसके मार्ग में आने वाले रोड़े जानते हुए एक अच्छा नागरिक बनने के प्रयास में अग्रसर होंगे। तो दूसरा है अध्यापकों का दायित्व। अध्यापक जो हैं वो इसके साथ ही शिक्षण करते हुए, शिक्षण प्रक्रिया में जुड़ते हुए अज्ञानता से को तो दूर करते ही हैं, साथ ही आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं इस पर भी प्रकाश डालते हैं और निश्चित रूप से ये प्रयास आदर्श नागरिक के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम कर सकता है। दूर करने के लिए तो कई प्रयास जरूरी हैं। उनमें से एक प्रयास ये है आदर्श नागरिक बढ़ाने का, आदर्श नागरिकों की संख्या बढ़ाने का एक प्रयास अध्यापकों द्वारा दायित्व।
तीसरा है नेताओं का दायित्व। भ्रष्टाचार यदि है तो उसके लिए नेता जिम्मेदार। सबसे ज़्यादा कटाक्ष देश की व्यवस्था को लेकर यदि किसी पर होता है तो नेताओं पर होता है। सबसे ज़्यादा व्यंग यदि होता है तो राजनेताओं पर होता है, राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर होता है। और ये तो जग जाहिर है कि भारत में पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स यानी बदमाश। ये 100% सही नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ये सही है ये बात कि भारत की राजनीति में अपराधी तत्व, भ्रष्टाचारी तत्व, गैर कानूनी तत्व ज़्यादा हावी हैं। दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उसका कारण कि जो लोग शिक्षित हैं वो लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं और इसलिए राजनीति को अपने से कोसों दूर रखना चाहते हैं। ये उदासीनता बड़ी खतरनाक है, इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। तो उपायों की यदि बात करें तो उपायों में ये है कि हमें सजग होना पड़ेगा, शिक्षित वर्ग को सजग होना पड़ेगा, उसे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उसे जागरूक करना होगा लोगों को। भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, इसी भावना से उठकर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें देश हित की भावना से काम करना होगा। ये तो कहने के लिए बड़ी सरल बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि नेता लोग सही दिशा में काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जागें, हम लोग उन पर दबाव बनाएं, हम लोग उनके भ्रष्टाचार की गतिविधि में लिप्त ना हों, हम लोग उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करें। तो नेताओं का दायित्व, नेताओं को बखूबी निभाना है, तभी जाकर आदर्श नागरिक साकार होने की परिकल्पना बढ़ेगी। अगला बिंदु है, अगला उपाय नैतिकता का विकास। नैतिकता कहाँ से आती है? हिंदी में एक पंक्ति है, भूखे भजन न होई गोपाला। खाली पेट भजन नहीं हो सकता। क्या अर्थ है इसका? आप मुझे कितनी भी सुविधाएं दे दें, कितना भी सुविधा संपन्न घर दे दें, कितनी भी सारी सुविधाएं दे दें, लेकिन मुझे भोजन ना दें, तो क्या मेरे लिए सुविधाएं कोई मायने रखती हैं? कोई मायने नहीं रखते। खाली पेट में मेरे लिए सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती। तो निष्कर्ष ये है कि आर्थिक रूप से पहले हमको थोड़ा संपन्न होना होगा और तभी नैतिकता का विकास होगा। पर जरूरी यह है कि नैतिकता का विकास होना आवश्यक है यदि हमें आदर्श नागरिकता के विकास में प्रयास करना है। तो आदर्श नागरिकता के विकास में नैतिकता का विशेष महत्व, इसलिए नैतिकता का विकास जरूरी है। और इसी नैतिकता के विकास के प्रयास में ही विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों में ऐसे अध्याय जोड़े गए हैं जिसमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अन्य भाषाएं, उसके अलावा कला विषय से जुड़े हुए विषय जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि विषय हैं। इन विषयों में ऐसे अध्याय जोड़े गए हैं जिनको पढ़ाते हुए ये अपेक्षा की जाती है कि उन अध्यायों को पढ़ने से जो पाठक हैं उसमें नैतिक मूल्य आएंगे। तो ये इसका प्रयास और होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। नैतिकता का विकास का प्रयास एक उपाय हो सकता है आदर्श नागरिकता को बढ़ाने में। पांचवा जो है, उचित स्वस्थ विचारों वाली राजनीतिक दलों की स्थापना। स्वस्थ विचारों वाली राजनीतिक दल अर्थात ये दल जो है वो जाति, क्षेत्रीयता, संकीर्णता, सांप्रदायिकता इनसे उठकर काम करें। अन्यथा इस तरह की जो दलबंदी अभी हो रही है आजकल, ये वातावरण को बहुत दूषित कर रही है।
देश के वातावरण को बहुत बिगाड़ रही है। तो ज़रूरी है कि ऐसे दलों की, राष्ट्रीय दलों की स्थापना हो जो इन दकियानूसी विचारों से उठकर राष्ट्रीय हित में सोचें। राष्ट्रहित, राष्ट्र का विकास उनकी प्राथमिकता हो। तो ऐसे राजनीतिक दलों की स्थापना भी एक उपाय है। और उसके बाद छठवां उपाय, और मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, गरीबी का अंत, निर्धनता की समाप्ति। जितनी बातें की गई उस सब के पीछे एक ही कारण निहित है, जितनी समस्याएं की बताई गई, और वह है आर्थिक तंगी। निर्धनों को हम यदि आर्थिक सहायता दें, निर्धनों को आर्थिक सहायता देते हुए हम शिक्षित करें, उनका स्वास्थ्य सुधार करें, उनको मुख्य धारा में जोड़ें, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, उनको उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें, तो निश्चित रूप से आदर्श नागरिकता का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। और ये तभी संभव है, ये सब चीज़ें तब संभव हैं जब हम गरीबी का अंत करें। आप सब अमीर देशों को देख लीजिए, वहाँ पे इस ढंग की समस्याएं क्यों नहीं हैं, जिसका जिक्र हम यहाँ भारत के संदर्भ में कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी देशों को देखिए जो संपन्न हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अपनी संपन्नता का श्रेय, अपने विकास का श्रेय राष्ट्र को देता है। और चूंकि वो राष्ट्र के प्रति उस हद तक उपकृत है, वह राष्ट्र के विकास की सदैव सोचता है। और एक निर्धन व्यक्ति राष्ट्र के विकास की नहीं, वो अपने विकास की सोचते हुए राष्ट्रहित को अपनी सोच से कोसों दूर कर बैठता है। परिणाम क्या होता है कि राष्ट्र प्रेम की भावना शून्य या न्यूनतम रहती है। तो इसलिए हमें गरीबी का अंत करने का एक बहुत सार्थक प्रयास करना चाहिए, यदि हमें आदर्श नागरिकता का विकास करना है। तो सातवां उपाय हो सकता है अच्छे साहित्य का प्रचार प्रसार, अच्छे साहित्य का विस्तार। और साहित्य का अर्थ है कहानियाँ, कविताएं, लेखनी ऐसी हों जिसमें आदर्शवाद, कर्तव्यपरायणता, सदाचारिता, सत्यता आदि मूल्यों को लेकर वे कहानी लिखी गई हों। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद और हरिश्चंद्र, इन लोगों ने जो बहुत सारे जो साहित्य लिखा, इस साहित्य में आदर्श समाज की परिकल्पना थी और उसमें इन मूल्यों को बढ़ावा दिया गया था। परिणाम हम देखते हैं कि उस साहित्य के परिणाम स्वरूप ही हम में से बहुत लोग, हमारे परिवार के बहुत लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां, सुविधाएं छोड़ी और देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इसके पीछे एक कारण था तत्कालीन साहित्य का प्रभाव। तो ऐसे ही समय आ गया है जब उच्च कोटि का साहित्य लिखा जाए, उच्च कोटि की रचनाएं आएँ, जिसमें उच्च श्रेणी की रचनाएं आएँ, जिसमें आदर्शवाद, कर्तव्यपरायणता, सदाचारिता, सच्चाई, अनुशासन, ऐसी भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हों। अगला बिंदु, कुटुंब का दायित्व। परिवार जो है पहली पाठशाला होती है। कुटुंब का दायित्व, परिवार पहली पाठशाला। तो परिवार को सजग होना पड़ेगा, परिवार का वातावरण शिक्षाप्रद होना पड़ेगा, परिवार का वातावरण गैर अपराधी होना पड़ेगा, परिवार का वातावरण अनुशासित होना होगा। पर ये सब तभी संभव है जब हम शिक्षित हों और आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न हों। लेकिन परिवार का दायित्व भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आदर्श नागरिकता के प्रचार प्रसार में। देशभक्ति का विकास, सामाजिक कुरीतियों का समाधान, ये कुछ अन्य ऐसे उपाय हैं
जिससे हम आदर्श नागरिकता के विकास की उम्मीद कर सकते हैं। यदि हम कुरीतियों को हटाएं, बाल विवाह, बाल मजदूर प्रथा आदि आदि ऐसी जो बुराइयां हैं, पुरानी प्रथाएं, अंधविश्वास, उससे भी हमें आदर्श नागरिकता के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस अर्थात जो मीडिया है, टेलीविज़न, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रकारिता, ये लोग स्वतंत्र विचार रखें, निष्पक्ष हों, सरकार की बुराइयों का खुलकर आलोचना करें, उस पर प्रहार करें और जो सच्चाई है उसे सामने लाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 10-11 बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 10-11 उपाय यदि करेंगे तो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक, सब तरीके से हमला, सभी तरफ से हमला, तो आदर्श जो भावना है व्यक्तियों में होना चाहिए, अच्छे नागरिक में होना चाहिए, वे पनपेंगे। ये सब बातें तो अब नागरिकता के संदर्भ में थी। नागरिक क्या है, नागरिकता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, आदि आदि। अच्छे नागरिक किसे कहें, अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं, अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या तत्व आवश्यक हैं, आदि आदि।